एक बार फिर से एक नए वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे प्रत्येक संडे का, ठीक है, इस संडे जो है हमारे पास है फिजिक्स का ह्यूमन आई के, तो मानव नेत्र का, ठीक है। इस मानव नेत्र में देखेंगे किसे कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, ठीक है, जो संडे को टेस्ट होता है। तो आज संडे है कि नहीं, ठीक है। आज हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि बार बार पूछा गया है और अलग अलग तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव पूछने, कौन कौन सा तरीक़ा से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, सारे पर क्या किया हमने इसमें दिया है और सारे पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें लगभग में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको हम बताएंगे नहीं कितना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उससे पहले हमने क्या किया है, ये जो मानव नेत्र है इसका आपने फिगर बना चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी इसका आपने थ्योरी पढ़ा दिया है। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े तो पहले जाके 1 घंटा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, क्या कहते हैं 1 घंटा पहले जाके थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी देखने से क्या हो जाएगा, आपको एक बार फिर से दोबारा देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाना क्या हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ चित्र बनाया है, यहाँ पे नहीं दिखता होगा, दिखता है यहाँ पे, देखो तो क्या लिखा हुआ, आइरिस, उसके बाद यह परितारिका लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि बाहर से रोशनी आ रहा तो दिखता नहीं होगा, ठीक है। तो बाद की बात है, ठीक है। तो देखो हम पढ़ते हैं क्या चीज़ लिखा है, किस वर्ण में, किस वर्ण नहीं लिखा हुआ है, वर्ण को क्या कहते हैं, रंग कहते हैं, शख्स ना, ठीक है। तो वर्ण को रंग कहते हैं। तो किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, प्रश्न ना, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो देखो, तो जो हम प्रिज्म पढ़ा रहे थे, क्या चीज़ प्रिज्म, ठीक है, वहाँ बताया होंगे किसे जो प्रिज्म से प्रकाश निकालते हैं श्वेत प्रकाश को, तो कौन सा ज़्यादा लिपता है, यानी कौन सा ज़्यादा विचलित होता है किताब की भाषा में कहे तो, और कौन सा कम होता है। तो जो सबसे कम मुड़ता है उसी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो थोड़ा सा देख लो इसको, क्या चीज़ हमने ऐसा एक प्रिज्म बनाया था, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के, तो सूरज की प्रकाश को गुजरा था और ऐसे करके ये प्रकाश क्या कर रहा था, निकल रहा था, ठीक है। तो इसमें जो प्रकाश सबसे कम हो रहा, तो ये देखो ये वाला प्रकाश बेसी हो रहा है और ये वाला प्रकाश सबसे कम। तो सबसे ऊपर जो था वह लाल रंग था और सबसे नीचे जो था वह बैंगनी रंग था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है तरंग दैर्ध्य जो है वह होगा लाल रंग का और सबसे कम जो होगा वह किसका होगा, बैंगनी रंग का, ठीक है। तो अगर तुमसे परीक्षा में पूछ दिया बाय मिस्टेक से लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 625 से 740 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो कहीं पे स्टार लगा के लिख लीजिए किसे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 625 से 740 नैनोमीटर होता है, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 625 से 740 नैनोमीटर तक होता है। हमारे पास 1 नंबर में क्या लिखा हुआ, तो किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक बड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है। तो 1 का ए नंबर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है लिखा हुआ कि एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, एक्सपेक्ट्रम, समझना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मानव नेत्र में, ठीक है, या अध्याय नंबर 2 अति प्रकाश के अपवर्तन जब पढ़ा रहे थे, तो सीधा समझो जिसमें हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पढ़ा रहे थे, तो ऐसे करके हम बनाए थे और इधर एक लाइन खींचे थे, एक पर्दा लगाए थे, यहाँ पे एक पर्दा लिखाए थे, लगाए थे, क्योंकि से जो सूरज से प्रकाश निकल रहा है वह 7 रंग में बट रहा था। आप किस चीज़ पर देखेंगे, तो ऐसे आप खुला रहेगा तो आपको पता उतना नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि जो 7 रंग है वो इस पर्दा पर क्या करेगा, दिखेगा। इसी पर्दा का नाम क्या है, हमको एक्सपेक्ट्रम, समझ रहे, एक्सपेक्ट्रम, ठीक है। इसी पर्दा का नाम क्या है, एक्सपेक्ट्रम। एक्सपेक्ट्रम कौन है, जो प्रिज्म से प्रकाश निकला हुआ है उसको एक पर्दे पर क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। तो जिस पर्दा पर हम प्राप्त करते हैं उसी का नाम एक्सपेक्ट्रम। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपेक्ट्रम प्राप्त करना, आपको ये प्राप्त करना, ये 7 रंग प्राप्त करना, तो आप किसकी मदद से प्राप्त करेंगे। एक में लिखा हुआ कांच की सिल्ली, तो कांच की सिल्ली लेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद अवतल लेंस, अवतल लेंस से भी नहीं होगा, उत्तल लेंस से भी नहीं होगा, तो होगा किससे, प्रिज्म से। क्योंकि प्रिज्म में खासियत है क्या है, जैसे कि ये हमारे पास ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म में खासियत है, क्या खासियत है, कैसे, जैसे इधर से प्रकाश जाएगा
तो वह 7 रंग में क्या करेगा, उसको बढ़ देगा। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश के तो जो सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो 2 का जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म के द्वारा ही क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। 2 का डी नंबर लिख लो, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है क्या चीज़, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग का मिश्रण है। हाँ, 100 है मिश्रण है कि नहीं, कि जो सूर्य के प्रकाश है उसमें 7 रंग का क्या है, मिश्रण, ठीक है। पंखा बंद कर दो। तो इसमें जो 7 रंग का मिश्रण है तो कहता है कि प्रिज्म द्वारा इन रंग को विभाजित करता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है प्रिज्म द्वारा इन रंग को क्या करता है, विभाजित करता है। तो जो सूर्य के प्रकाश है, मान लो कि से इधर से सूर्य के प्रकाश आ रहा है, तो ऐसे क्या करेगा, ये प्रिज्म लगा दिया, अब इसको ये 7 रंग में विभक्त कर दिया, मतलब कि इसे बांट दिया। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ अवक्षेपण, दूसरा लिखा हुआ विक्षेपण, तीसरा लिखा हुआ परिक्षेपण, और 4 में लिखा हुआ सभी कथन सत्य है। समझा, ठीक है। तो अवक्षेपण हम पढ़ाए थे किसमें, केमिस्ट्री में, है कि नहीं। अवक्षेपण मतलब बताए थे कि कोई ठोस पदार्थ क्या करता है, हमको नीचे बनता है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद परिक्षेपण मतलब क्या होता है, तो परिक्षेपण मतलब हो गया कि से कोई माध्यम है, ठीक है, केमिस्ट्री में ये भी है परिक्षेपण, ठीक है। नहीं, उसका नहीं, परिक्षेपण में क्या है, जैसे कि 9th क्लास में है केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे कि कुहासा हो गया, तो कुहासा में देखेगा कि कुछ चीज़ ज़्यादा है, कुछ चीज़ क्या है, कम। जैसे दूध देखेगा तो दूध में कुछ चीज़ ज़्यादा, जैसे पानी है उसमें कैल्शियम प्रोटीन सारा चीज़ है, तो उसमें कुछ चीज़ ज़्यादा है, कुछ चीज़ क्या है, कम है। तो यहाँ पे परिक्षेपण भी क्या करेगा, नहीं होगा। लेकिन कभी कभी परिक्षेपण मतलब भी होता है क्या चीज़, जो प्रकाश क्या है वह प्रिज्म के किसी अन्य सहायता से गुजारेगा तो भी 7 रंग में बांटता है। लेकिन वहाँ पे यूज होता है, याद रखें, परिक्षेपण मतलब कि अलग अलग माध्यम, कोई भी पदार्थ है उसमें क्या रहेगा, अलग अलग तरीका के उसमें माध्यम के कण रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया कि दूध लीजिएगा तो दूध में कुछ वसा रहेगा के, तो जिसको गौसम में छाली कहते हैं, है कि नहीं, जिसको घी निकालते हैं उसमें से, और उसके अंदर कुछ प्रोटीन रहेगा, कुछ कैल्शियम रहेगा, ठीक है। मतलब उसमें कुछ पानी की मात्रा रहेगा, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग मात्रा रहता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ परिक्षेपण, क्या चीज, परिक्षेपण, है कि नहीं। उसके बाद लिखा हुआ सभी कथन सत्य। तो परिक्षेपण मतलब बताइए दिए। उसके बाद लिखा हुआ विक्षेपण, तो विक्षेपण मतलब, तो विक्षेपण मतलब क्या हो गया, विक्षेपण मतलब हो गया कि अलग अलग रंग में क्या करना, उसको बांटना, समझा। जब हम पढ़ा रहे थे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, है कि नहीं, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में हम नहीं बताए थे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के साथ से गुजारा जाता है तो वह क्या करता है, 7 रंग में उसको विभक्त हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश है वह 7 रंग का मिश्रण है, और प्रिज्म के द्वारा इन रंग को अगर विभाजन करेगा तो उसको विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं लिखा हुआ कहीं पे तो एक्स्ट्रा लिख लीजिए कि अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, विक्षेपण का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको लिख लो कहीं पे, तो अवक्षेपण लिख के थोड़ा सा उसमें तिरछा लगा लो और उसमें लिख लो, ठीक है। देखो किसी ठोस पदार्थ का बनना, अवक्षेपण में थोड़ा सा तीर निशान लगा लो और उसमें लिखो किसी ठोस पदार्थ का बनना। उसके बाद दूसरा लगाओ स्टार, लिखो विक्षेपण का मतलब, तो विक्षेपण लिख के, हाँ विक्षेपण लिख के थोड़ा सा निशान लगा लो और उसमें लिखो क्या चीज, कि प्रकाश के अवयवी में विभाजन करना, क्या चीज, प्रकाश के अवयवी में विभाजन करना, मतलब जो प्रकाश जिस चीज़ से उसमें 7 रंग है, उस 7 रंग में से अलग अलग अवयव है कि, तो लाल अवयव है कि नहीं, उसके बाद बैगनी नीला जो भी है, ठीक है। तो 7 अवयव को क्या कर देगा, अलग अलग रंग में उसको विभाजित कर देगा, ठीक है। उसके नीचे नोट पॉइंट में लिख लो कि बैगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है और लाल रंग का कम होता है। उसके नीचे लिखो क्या चीज़, कि बैगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है और जो लाल रंग का है, लाल रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है, ठीक है। बैगनी रंग का विक्षेपण ज़्यादा और लाल रंग का विक्षेपण क्या हो जाएगा, कम। तो 3 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर के, तो विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर सवाल है, किसे कहता है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश का परिकीर्णन करता है, कैसे, अति सूक्ष्म कण जो है वह किस तरीका के प्रकाश को क्या करता है, परिकीर्णन करता है। अति सूक्ष्म कण मतलब क्या हो गया, सबसे छोटे से छोटे कण, समझ रहे। जैसे किसे ये हमारे पास दीवार है कि नहीं,
इस दीवार में जो बालू लगाया गया है बहुत छोटे छोटे कण है कि नहीं है, अति सूक्ष्म कण है ये, ठीक है। तो अगर इस पर सूरज की प्रकाश डाला जाए तो किस रंग का परिकिरण करेगा। परिकिरण मतलब हो गया किसी प्रकाश के कण है और कण पर पड़ने के बाद क्या कर देगा, फैला देगा, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास ये कोई कण है और इधर से सूर्य के प्रकाश पड़ा, समझ रहे। तो ये जो कण है कौन सा रंग को फैलाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर टकराया तो सबको फैला देगा, ऐसा नहीं, कुछ एक ही कलर को क्या करेगा, फैलाएगा, ठीक है। ज़्यादा करके जो फैलाता है वो नीला रंग का, समझना। इसीलिए हाँ, इसीलिए तुम देखा होगा कि आसमान में जो है वह नीला प्रतीत होता है, काहे, क्योंकि आकाश में जो है वह नीले रंग का क्या करता है, परिकिरण हमको ज़्यादा होता, ठीक है। तो 4 नंबर का लिख लो, सी नंबर आंसर, ठीक है। तो 4 का सी, ठीक है। तो ऐसा लिख लो, परिकिरण मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश किसी कण पर पड़ने के बाद फैल जाना, प्रकाश किसी अति सूक्ष्म कण, लिखो, प्रकाश किसी अति सूक्ष्म कण पर पड़ने के बाद फैल जाता है, प्रकाश किसी अति सूक्ष्म कण पर पड़ने के बाद फैल जाता है। 5 नंबर सवाल में कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो वैसे हम क्लास में पढ़ाए थे रेटिना कहते हैं, तो लेकिन 24 में रेटिना का था नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ कॉर्निया। तो देखो कॉर्निया ये आगे वाला भाग है, हाँ। तो ये जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस जगह पे, यहाँ प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, फोटो। तो यहाँ तो रेटिना तो नहीं लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या है, दृष्टि पटल। तो मानव नेत्र में जो फोटो बनता है वो रेटिना पर या के तो दृष्टि पटल पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 5 का डी नंबर आंसर, के तो दृष्टि पटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर सवाल है, कथा कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि इस पर जो फोटो बना है वो कैसा फोटो बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है, समझ, कि पतला बना है कि मोटा बना है, कैसा फोटो बना हुआ। तो जिस हिसाब से ऑप्शन देगा उस हिसाब से क्या करेंगे, हम लगाएंगे। तो लिखा हुआ आभासी और सीधा। तो यहाँ पर जो फोटो बनता है वह बनता है उल्टा, क्या बनता है, उल्टा बनता है, समझा, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, उल्टा फोटो बनता है। तो उल्टा चीज़ को कहते हैं वास्तविक और सीधा को क्या कहते हैं, आभासी, समझा। सीधा को आभासी है काल्पनिक और उल्टा को क्या कहता है, वास्तविक। तो यहाँ जो फोटो बनेगा वह वास्तविक होगा, के तो उल्टा। तो वास्तविक देख लो किस में है, ठीक है। तो एक में लिखा हुआ आभासी यानी सीधा, सीधा तो नहीं बनता है। 2 में लिखा हुआ आभासी और सीधा, तो आभासी तो बनता है लेकिन सीधा नहीं बनता। 3 में लिखा हुआ वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक मतलब उल्टे होता है। तो सी नंबर हो जाएगा इसका, 6 का सी नंबर आंसर, ठीक है। उसका हमारे पास 7 नंबर सवाल में है, कहता कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन मतलब क्या चीज़, सुगराना फैलाना, सुगराना फैलाना, समझा। तो देखो किसको सुगराएगा फैलाएगा, किसको सुगराएगा फैलाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये नेत्र लेंस है, समझा। ये क्या है, नेत्र लेंस है जो कि उत्तल लेंस है। यहाँ पे लिखे है नेत्र लेंस, ठीक है, लेंस लिखा हुआ, लेंस लिखना, ठीक है, समझा। तो देखो इसको फैलाने का सुटकाने का, फैलाने का सुटकाने का काम कौन करता है। तो ये यहाँ बैठा हुआ है सिलियरी मांसपेशी, समझ। ये वाला भाग छोटा सा दोनों दिख रहा होगा, ये क्या है, सिलियरी मांसपेशी या पक्ष माभी पेशियाँ, अगर दूसरों नाम याद करना, ठीक है। सिलियरी मांसपेशियाँ या पक्ष माभी पेशियाँ, ये क्या करता है, लेंस को सुगराने और फैलाने का क्या करता है, हमको कार्य करता है। लेकिन सुगराने और फैलाने तो हम बोल रहे हैं, लेकिन किताब का कहा रहा है इसको कि समायोजन मतलब ठीक रखने का कार्य। मतलब कि जैसे अभी हम ऊपर देखेंगे तो लेंस को पतला किया होगा या मोटा किया होगा, हम नीचे देखेंगे लेंस को पतला किया होगा खींच करके या मोटा किया होगा, मतलब ठीक ढंग से उसको एक राइट साइज पे क्या करना, उसको रखना, ताकि जो आँख में प्रतिबिंब बन सके वो ठीक बन सके रेटिना पर, ठीक है। तो इसका जो नाम हुआ थी, क्या आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियाँ, ठीक है। तो नेत्र में समायोजन की क्रिया कौन करता है, तो सिलियरी मांसपेशियाँ, दूसरी भाषा में तो पक्षमावी पेशियाँ, ठीक है। तो 7 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर का सवाल है, कहता कि पुतली के साइज को नियंत्रण करने पर गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है। तो देखो ध्यान से, पुतली क्या चीज, पुतली का जो साइज है, ठीक है,
तो आँख को ये तो ऐसे देखेगा तो ऐसे पता चलेगा, लेकिन बाहर से तुम देखता है आँख तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक बीच में काला रहता है और इस काला के बीच में भी क्या करता है, मतलब कि बाहर वाला ये वाला भाग काला है और ये वाला भाग उजला है, बीच में कुछ ना कुछ रहता है, समझा। तो ये जो होता है बीच में ये होता है आइरिस, ये वाला बीच वाला भाग आइरिस, हाँ। और ये जो है समझा पुतली, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हमने लिखा पुतली, तो पुतली कौन वाला भाग है, ये वाला भाग। आइरिस कौन वाला भाग है, तो ये वाला भाग आइरिस है, समझा, ठीक है। यह देखो तो ये आइरिस वाला भाग हो और ये वाला भाग आगे वाला पुतली वाला भाग हो। तो सवाल इसने क्या पूछा है किसे, तो कहा किसे पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है। ये जो पुतली है कि नहीं, देखो पुतली ये है, तो इसके साइज को कौन नियंत्रण करता है, तो इसके साइज को नियंत्रण करता है आइरिस। आइरिस फैलेगा समझा तो ये सुटक जाएगा, उल्टा संबंध है समझा। आइरिस उल्टा संबंध, समानुपाती 1/, किसका, पुतली का, यानी कि पुतली का मान ज़्यादा होगा तो आइरिस का मान क्या हो जाएगा, कम। मतलब पुतली फैलेगा तो आइरिस कम हो जाएगा, समझा, ठीक है। या दूसरी भाषा में आइरिस को इधर कर दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि समझो कि जो बढ़ेगा एक घटेगा, तो एक बढ़ेगा तो क्या करेगा, एक घट जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा नेत्र किधर गया, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गारा पेशी कौन कहलाता है, तो आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेकिन यहाँ पर आइरिस कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो इसका आइरिस का दूसरा नाम क्या है, परितारिका, ठीक है। तो इसका याद रखना कि 8 के आपको कौन नंबर के, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा परितारिका, ठीक है। हाँ 8 का ए नंबर, ठीक है, परितारिका इन्हें लिखा है। हाँ। उसका देखो 9 नंबर में कहता है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न, एक में लिखा हुआ दिक् तंत्रिका भांति, पुतली के भांति, समझा, ठीक है। मतलब कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, परितारिका की भांति, परिवर्तिक द्वारक की भांति, समझा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 का डी नंबर आंसर, ठीक है, परिवर्ती द्वारक की भांति, ठीक है, समझा, ठीक है। हाँ 10 का देखो, हाँ कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, समझा, कॉर्निया। तो देखो ये कॉर्निया है कि नहीं है, इसके पीछे क्या होता है, तो इसमें देखो कैसा ऑप्शन दिया हुआ है, किसे, पुतली लिखा हुआ है, नेत्र पटल लिखा हुआ, समझा, नेत्र पटल, उसके बाद लिखा हुआ रेटिना, उसके बाद क्या लिखा हुआ, परितारिका, ठीक है। अब देखो ये कॉर्निया है, इसके पीछे ये पुतली हुआ है कि नहीं, लेकिन ये पुतली थोड़ा आइरिस पहले होता है, समझा, आइरिस थोड़ा सा ये लंबा होता है, आइरिस पहले हुआ और बाद अंदर में थोड़ा सा पुतली रहता है। तो इस कॉर्निया के पीछे क्या लिखेगा, आइरिस लिखेगा, समझा, ठीक है। बल्कि फिगर 2D है तो अंदर वाला भाग नहीं दिखेगा, जैसे इसके अंदर कैसे है, जैसे कि ये वाला भाग सिर्फ आगे वाला भाग हुआ, इसके पीछे वाला भाग नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉर्निया के पीछे क्या होता है, हमको आइरिस होता है, ठीक है, या परितारिका होता है। तो आँख किधर क्या, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं हम, परितारिका कहते हैं, ठीक है। रेटिना तो बहुत दूर है, ये सब तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास देखो 11 नंबर का सवाल, ठीक है। कहता कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है, समझा। जैसे देखो ये आँख इधर से प्रकाश प्रवेश किया, समझा, तो ये पहले तो ये कॉर्निया है, समझा, कॉर्निया तक तो पूरा प्रकाश चले जाता है, जितना प्रकाश रहेगा उतना प्रकाश। जैसे कि आपके सामने अगर बल्ब जला देंगे तो जितना प्रकाश रहेगा सारा सारा अंदर चले जाएगा कॉर्निया तक। लेकिन इसको नियंत्रण करने का कार्य ये आइरिस करता है, समझा। ये आइरिस क्या करेगा, लटक करके यहाँ तक चले जाएगा, यानी आइरिस क्या करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, इधर से भी आइरिस क्या करेगा, यहाँ तक, समझा। हाँ दोनों मिल जाएगा, मतलब कि जितना उसको चाहिए ऐसे करके है कि नहीं है। तो ये इसको अगर इसको ये दोनों छोट कर देगा, ये दोनों छोट, ऊपर छोट हो जाएगा और नीचे छोटा जाएगा, तो जगह ज़्यादा हुआ तो प्रकाश ज़्यादा जाएगा। इसको अगर ज़्यादा लंबा कर दिया तो जगह कम हो गया, है कि नहीं है, तो प्रकाश क्या करेगा, हमको कम जाएगा। तो प्रकाश को नियंत्रण करने का कार्य वही करता है आइरिस, समझा, ठीक है। इसीलिए जब रात में जाता होगा तो ऐसे करके आँख ऐसे करके देखता है कि नहीं, ठीक है। हाँ या तुरंत धूप से कमरा में घुसो तो वहाँ भी क्या करता है, आँख को फैलाना पड़ता है।
तो क्योंकि उसको ज़्यादा प्रकाश नहीं मिल पाता, कि क्योंकि ज़्यादा प्रकाश मिल जाता है तो आइरिस छुटक जाता है ऐसे करके, ताकि रोशनी उसको कम जा सके। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है परितारिका। ठीक है, यह आइरिस। उसके बाद लिखा हुआ है कि से 12 नंबर में, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब कि नेत्र में जैसे प्रकाश को प्रवेश किया, बेसी का टकरा करके बाहर कदर निकलेगा। परावर्तन मतलब वही ना होता है। परावर्तन मतलब किसी कोई प्रकाश है वो टकरा के क्या करेगा, बाहर आ जाए। जैसे यहाँ से हम टॉर्च को जलाएं, इससे टकरा क्या करता बाहर, तो बेसी कहाँ से टकराता है, समझा। तो लिखा हुआ नेत्रोध, नेत्रोध देखो कहाँ लिखा हुआ, ये वाला भाग है नेत्रोध, यहाँ समझा। ठीक है, और उसके बाद देखो, उसके बाद है अभिनेत्र की अंतरपृष्ठ। अभिनेत्र की मतलब कि अंदर चले जाएगा, अंदर से फिर वापस नहीं आता, याद रखो। ठीक है, उसके बाद कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, ये वाला जो कॉर्निया है, तो इसी से प्रकाश टकराया, कुछ यहाँ तक आया, उसके बाद टकरा के क्या किया, फिर हमको बाहर आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से यहाँ तक प्रकाश पहुँचा और टकरा के क्या किया हमको बाहर। ये कॉर्निया है, यहाँ तक प्रकाश आया और यहीं से क्या किया, जितना प्रकाश को चाहिए उतना क्या करेगा, जाएगा अंदर और बाहर क्या करेगा, सबको परावर्तित कर देगा, टकरा करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो समझा। ये जो बाहर वाला है ये पूरा शीशा की तरह क्या करता है, हमको कार्य करता है। मतलब टकराया, जितना चाहिए उसको मिलेगा उतना, सबको क्या करेगा, ये हमको बाहर परावर्तन कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अपवर्तन लिखा हुआ अंडे और परावर्तन नहीं लिखा हुआ, अपवर्तन लिखा हुआ, तो अपवर्तन भी यही करता है। ठीक है, समझा। कौन करता है, कॉर्निया। अपवर्तन मतलब क्या हो गया कि कोई प्रकाश एक माध्यम से क्या करेगा, दूसरे माध्यम में जाएगा, है कि नहीं है। तो ये तो पहले वाला माध्यम हुआ, तो इधर से प्रकाश जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिक अपवर्तन हमको यहीं पता। ठीक है, इस बात को क्या करना, हमको याद रखना, अपवर्तन लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमको कॉर्निया हो गया, समझा। इसमें बेकार घर दिए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखो तो 12 का हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर। ठीक है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। 13 में देखो क्या लिखा हुआ है, कहता कि सर नेत्र गोलक का व्यास होता है। देखो नेत्र गोलक, ये जो पूरा नेत्र है, तो ये लिखा हुआ नेत्र गोलक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी व्यास कितने होगा, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ 2 से 3, तो 2 से 3 इसी के बीच में आ जाएगा, है कि नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, तो यानी 13 का हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर। ठीक है, उसका देखो 14 नंबर का। ठीक है, कहता है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है, अत्यंत चमकीला करने का मतलब है जैसे कि पूरा 12 बजे का दोपहर का समय है, तो उस समय प्रकाश बहुत ज़्यादा चमकीला होता है कि नहीं। ठीक है, हाँ, या तुम्हारे आँख के सामने कोई एकाएक आया, बड़का हेलोजन जला दिया, है कि नहीं है, तो हाँ, कारण है कि प्रकाश की चमकीला बेसी जाता है। ठीक है, तो उतना आँख को चाहिए नहीं, और तब धीरे धीरे क्या करता है, देखेगा तो एडजस्ट करते करते धीरे धीरे ऐसे करके आँख बंद करके ऐसे करके देखेगा, ताकि प्रकाश कम ही हमको पहुँचे नहीं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोशनी हो, तो पुतली क्या बन जाता है, समझा। तो देख हम तुमको बताए थे। ठीक है, हाँ सुगड़ जाता है। ठीक है, क्या कि से इसका देखो, ये आइरिस का साइज क्या करेगा, बढ़ जाएगा, बढ़े कि नहीं है। इसका साइज जब बढ़ जाएगा तो हम बोले थे एक बढ़ेगा तो क्या करेगा, एक घट जाएगा। तो आइरिस बढ़ेगा तो पुतली का साइज क्या करेगा, हमको घट जाएगा, ताकि प्रकाश हमको ज़्यादा मात्रा में नहीं जा सके। तो 14 का हो जाएगा आपको छोटी बन जाता है, के तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का सी नंबर। उसके बाद देखो 15 नंबर सवाल में कहता है किसे, कहता है कि मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, समझा। मंद प्रकाश में, मंद मतलब कम प्रकाश में, समझा। तो कम प्रकाश रहेगा तो पुतली का साइज क्या करेगा, खुद पर खुद कम हो जाएगा, समझा। जब इसका साइज कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पुतली का साइज क्या करेगा, हमको बढ़ जाएगा। उल्टा संबंध है कि नहीं है। ठीक है, इसका साइज कम हुआ तो पुतली का साइज क्या करेगा, हमको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मंद प्रकाश में यानी प्रकाश कम रहेगा तो पुतली का साइज क्या करेगा, हमको बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका देखो 15 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर। 16 का देखो, कहता कि नेत्र पटल में एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, नेत्र पटल में। ठीक है, एक कोमल झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्यक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, नेत्र पटल। तो यहाँ जो देखो, यहाँ जो दृष्टि पटल है, रखना। ठीक है,
इसको अंदाज नेत्र पटल भी कहते हैं, रेटिना दृष्टि पटल नेत्र पटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पे जो प्रकाश आया प्रतिबिंब बना है कि नहीं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, कोशिका होती है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा जो कोशिका होती है वही कोशिका का तुमको नाम पूछा है कि कौन सा कोशिका होगा, कौन सा मांस होगा यहाँ पे। तो याद है कि यहाँ पर हम क्या लिखे, प्रकाश स्नायु लिखे। तो यहाँ पे प्रकाश स्नायु रहता है, मतलब कि प्रकाश को यहाँ पर जो यानी प्रकाश यहाँ से इधर रोशनी पहुँचा, यहाँ फोटो बना, यानी प्रकाश है यहाँ पे। अब इस प्रकाश को क्या करेगा, विद्युत सिग्नल की मदद से क्या करेगा, दिमाग तक ले जाएगा कौन, तो यही प्रकाश स्नायु क्या करता है, यहाँ से हमको ले जाता है, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा आपको कौन है आंसर, प्रकाश स्नायु ही कोशिका रहता है वहाँ पे, ठीक है, जो विद्युत सिग्नल की मदद से क्या करेगा, मस्तिष्क तक हमको ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, कौन आंसर। 17 का देखो, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्ष मावी पेशियां सिकुड़ती है और नेत्र का आकार क्या हो जाता है, समझना, ठीक है। तो देखो जब नज़दीक की वस्तु तुम देखेगा ऐसे करके, समझना, तो पक्ष मावी पेशियां क्या करता है, सिकुड़ जाता है। पक्ष मावी पेशियां कहने का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे लिखे पक्ष मावी पेशियां के तो सिलेरी मांसपेशियां, ये सिकुड़ जाएगा, ये फैलल नहीं रहता, इसको घींचना नहीं रखता है, तब समझना, घींचने तब रखता है जब दूर की वस्तु तुम देखना, समझना। तो जैसे किया हुआ दूर की वस्तु देखना, ऐसे करेगा, ऐसे किया तो तुम देखो थोड़ा सा आँख को जोर पड़ा और कोई उसको खींचा है लेंस को, समझना। ऐसे तुम देखो कि दूर की वस्तु को तुमको देखना है, ठीक है, दिख रहा है अंडे, हाँ दिख तो रहबे करेगा लेकिन कुछ क्वालिटी कम हुआ होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर तुमको दूर की वस्तु देखना है तो तुम ऐसे करता होगा, ठीक है, ऐसे करके देखता होगा क्या होता है। तो आँख में थोड़ा सा जोर पड़ता है और सिलेरी मांसपेशियां के तो पक्ष मांसपेशियां क्या करता है, उसको घींच करके, इसको सिलेरी मांसपेशियां जो है ये वाला मांस इसको घींचेगा और लेंस को क्या हो जाएगा, पतला। जैसे कि समझो कि ये दोनों हमारा हाथ सिलेरी मांसपेशियां हैं और ये वाला क्या लेंस है, तो इसको क्या करेगा, घींच देगा, घींच देगा तो बहुत पतला हो जाएगा। और पतला चीज में प्रकाश को प्रवेश करना क्या है, आसान है। जैसे देखो ये पतला है, तो अभी इसमें प्रकाश कुछ न कुछ प्रवेश हो जाएगा, लेकिन हम इसी को मोटा कर देते तब प्रकाश को पहुँचने का पहुँच पाएगा नहीं। तो दूर की वस्तु देखना होता है तो सिलेरी मांसपेशियां क्या करता है, इसको खींच देता है, समझना, ताकि दूर की वस्तु ऐसे करके देख सके, समझना। अगर लौकी देखना है तो इसको सिकुड़ देगा, ऐसे करके छोड़ देगा, क्योंकि लोगे को देखना है, ठीक है। तो सिलेरी मांसपेशियां क्या करता है, जैसे सिकुड़ता है, तो पूछा सवाल क्या उसको देखना, क्या नाम था 17 का। तो जब नज़दीक वस्तु देखते हैं तो पक्ष मावी पे क्या पेशियां क्या करता है, सिकुड़ जाता है। तब पूछा कि नेत्र का आकार कैसा होगा, तब नेत्र का आकार गोल हो जाता है, समझना, ठीक है, ऐसे गोल हो जाएगा सीधा सीधे, ठीक है, उसमें कुछ लंबा तकरार नहीं होगा, समझना। जैसे देखो इसको खींचेंगे तभी नहीं लंबा होगा, और छोड़ देंगे तो इधर इधर क्या करेगा, गोल हो जाएगा, मतलब कि इसे गोल का सनक बन जाएगा, आंख जैसा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताओ, 18 का ए नंबर आंसर, ठीक है, ए नंबर 18 के 17 के अरे 17 के सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका देखो 18 का कहता है कि नेत्र गोलक गोल होने पर दिखता है। तो देखो अगर नेत्र गोलक गोल हो जाएगा तो एक्चुअल बात है कि जैसे ऊपर पढ़े हमने नेत्र गोलक गोल हुआ था तो हमने निकट की वस्तु ही देखा था, है कि नहीं देखा था रे, निकट की वस्तु देखते हैं तभी सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। तो नीचे निकट की वस्तु क्या करते हैं हम देखते हैं, फिर से देखो ये सिलेरी मांसपेशियां इसको घींचेगा जोर से, तो ये लेंस पतला होगा, लेंस पतला होगा तो दूर की वस्तु देखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेरी मांसपेशियां को छोड़ दो, ये सुटक जाएगा, सुटकेगा तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा तो गोल हो जाएगा, समझा। तो गोल होगा तो क्या करेंगे हम, निकट की वस्तु देखते हैं। तो अभी हमने 17 नंबर में पढ़ा था किसे क्या चीज, जब नज़दीक वस्तु देखते हैं तो पक्ष मावी पे क्या करता है, सिकुड़ जाती है, तो नेत्र कैसा हो जाता है, तो गोल हो जाता है। अब ऐसे तुम तुरंत सवाल चेंज कर दिया कि अगर नेत्र गोल हुआ तो निकट की वस्तु देखेंगे कि दूर की वस्तु देखेंगे, तो निकट में भी तुरंत देखेंगे, निकट में सिकुड़ आती है, गोल हो जाता है कि नहीं। तो नेत्र गोलक जब गोल होगा तो हम क्या करते हैं, निकट की वस्तु देखते हैं, समझ, ठीक है। अगर पूछेगा नेत्र गोलक अगर लंबा हो जाए तब कौन सा वस्तु देखेंगे हम, तब दूर की वस्तु हम देखेंगे, ठीक है। तो 18 का हो जाएगा आपको कौन नंबर आंसर। 19 का देखो कहता कि से वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल का प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। जैसे देखो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ऐसे हटा लिया तो हमारा दिमाग में ये फोटो कते देर तक बना होगा, समझा, ठीक है। तो 1/10 सेकंड तक, कते 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड जानती है कि नहीं जानती है, 1 सेकंड को 10 भाग कर दो, तो देख समझिए क्या कर दो, 1 सेकंड को 10 भाग। जैसे अगर तुमसे पीछे कोई किसे 1 घंटा है
तो 1 घंटा को अगर 10 भाग करेगी तो उसमें क्या कर दो, 10 से भाग दे दो, देखो कितने आता है, तो 6 मिनट आता है, समझे। 1 घंटा को क्या करेगी अगर तो उसको 1 घंटा है तुम्हारे पास, 1 घंटा कहा, इसका 1/10 समय जो है हम तुमको देंगे। तो 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 1 क्या कर दो, यदि 60/10 कर दो तो 10 आगे यानी तुमको 6 मिनट देगा। ऐसे 1 सेकंड है, समझ ना, नहीं मिनट बोला था, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 1 सेकंड है, इस सेकंड को भी तुमको 1/10 ही सेकंड देगा, मतलब कि 1 सेकंड पूरे में जितने समय लग जाए वही में से 10 भाग कर दो, वही में से 1 भाग तुम्हारे पास समय, उतनी देर तक क्या करता है तुम्हारे आँख में प्रतिबिंब कहे तो फोटो बनता है, ठीक है। तो 19 में है वस्तु हटा लेने के बाद नेत्र पटल में प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बनता है, तो 1/10 सेकंड तक बनता है। उसके बाद हमारे पास 20 नंबर का सवाल है, किसे कहता है कि दृष्टि निवर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया गया, दृष्टि निवर्धन सिद्धांत रख ना। हाँ, तो पहले समझो कि दृष्टि निवर्धन क्या है, ठीक है। तो हमारे आंख में जो रेटिना पर पड़ने वाली प्रकाश है उसकी संवेदना प्रतिरूप को हटाने के बाद कितने सेकंड तक रहता है, उसी को क्या कहते हैं किताब की भाषा में दृष्टि निवर्धन, ठीक है। समझ समझा, आँख में जो प्रकाश पड़ा वो प्रकाश पड़ने के बाद कितनी देर तक आँख में रहा, उसी को क्या कहते हैं हम दृष्टि निवर्धन। तो इसमें लिखा हुआ कि इसे दृष्टि निवर्धन सिद्धांत कहाँ से किया गया है, समझा। तो याद रखना कि चलचित्र प्रेक्षण से, तुमको हम नहीं पढ़ा है, ठीक है, झूठ मूठ से काय कर देंगे, हम पढ़ा है, ठीक है। इतना हार्ड सवाल, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे आँख में फोटो बना, तो जो चीज़ याद रहेगा वो फोटो बेसी याद रखता है, अंक को जल्दी याद नहीं रखता, तो नहीं समझे, ठीक है। जैसे कोई चीज़ का फिगर बना बताएगा कहीं पे, जैसे अभी हमने ये फिगर बनाया, तो ये तुम्हारे दिमाग में बेसिक आ रहेगा, और ये सब जैसे अंक वाला चीज़ ये बेसी याद नहीं रहता, ठीक है। हाँ, उसके बाद 20 का क्या हो जाएगा आपको, ए नंबर आंसर। 21 में देखो क्या लिखा हुआ, कहता है कि आयु के वृद्धि होने के पर, क्या चीज, आयु की वृद्धि, मतलब कि लोग का उम्र बढ़ेगा तब, ठीक है। तो आयु का जैसे जैसे वृद्धि होगा तो मानव आँख की समंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष क्या कहलाती है। जैसे कि कोई आदमी बूढ़ा धीरे धीरे हो रहा, तो अब उसको धीरे धीरे समंजन क्षमता घट जाएगा, मतलब कि ये जो सिलरी मांसपेशियाँ हैं तो इसको कमजोर हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा उसको खींचेगा नहीं, लचीलापन नहीं रहेगा। तो जब ज़्यादा नहीं खींचेगा तो आँख का लेंस ठीक से काम नहीं करेगा, और ठीक से काम नहीं करेगा तो नहीं दूर का वस्तु दिखाई देगा अच्छा से, नहीं नज़दीक का, समझा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इस बीमारी को क्या नाम देंगे आप, ठीक है, किताब की भाषा में इस दोष को क्या नाम देंगे, तो जरा दृष्टि दोष, समझना, ठीक है। इस दोष का नाम क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का आपको डी नंबर आंसर, ठीक है। उसका देखो 22 नंबर में कहता कि कॉर्निया के दोष अर्थात पूर्ण गोलीय न होने के कारण क्या है, समझा। जो कॉर्निया में दोष होता है, इस कॉर्निया में देखो ये वाला जो कॉर्निया वाला भाग है ये पूर्णतः अगर गोल नहीं होगा, ठीक है, समझे, पूर्णतः अगर गोल नहीं होगा, तो पूर्णतः अगर गोल नहीं होगा तो कौन दोष कहलाएगा इसको, समझा। तो याद रखना कि अविंदुकता दृष्टि दोष, क्या चीज, ये अगर पूरा तरीका से गोल नहीं होगा तो क्या होगा दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष। हमने अलग अलग दोष को पढ़ाया था, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, मोतियाबिंद भी पढ़ाया था अंदाज, ठीक है, समझना, ठीक है। तो अलग अलग आँख की बीमारी हमने क्या किया था आपको बताया था, उस हिसाब से देख लीजिएगा, थ्योरी रिवाइज कीजिएगा। तो हमने इसको बताया था कि इसे कॉर्निया में दोष अर्थात पूर्णतः गोलिया न होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष हो जाएगा था, तो आपको हो जाएगा अबिंदुकता दृष्टि दोष। अबिंदुकता दृष्टि दोष में ये होता है कि जो नेत्र गोलक है, क्या चीज, जो आगे वाला कॉर्निया ये तरीका पूरा तरीका से क्या करता है, गोल नहीं, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 23 नंबर में देखो कहता कि मानव नेत्र अंतः इसका दृष्टि छेद करना होता, मानव नेत्र जो है दो आँख, जैसे कि आपको हम देख रहे हैं तो इतना साइड इधर देख रहे हैं, इतना साइड क्या कर रहे हैं, इधर देखना, लेकिन पीछे घुरेंगे जितना साइड यहाँ तक देख रहे थे इतना साइड इधर देख रहे थे, तो मतलब टोटल 2 बार घूम गए तो हमको पूरा हो गया। तो पूरा घूमने का मतलब हो गया कि 360 डिग्री, लेकिन आधे घूमेंगे तो आधा हम देख रहे हैं अभी, आधा तो 180 डिग्री घूम रहे हैं, समझना, यानी 180 डिग्री तक क्या सकते हैं हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 का आपको कौन नंबर 180 डिग्री, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 23 का ए नंबर आंसर। उसके बाद लिखा हुआ कि शिकार करने वाले जंतु 2 नेत्र के सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, समझना। देखा होगा कि जो शिकार करता है जैसे शेर हो गया, गाय हो गया, ये सब शिकार तो नहीं करता गाय सब, ठीक है, हाँ मतलब शेर करता है, मतलब गाय नहीं करता शिकार,
और उसके बाद कुछ बिल्ली हो गया जानवर, तो सबको देखेगा कि से इधर आँख रहेगा, इधर आँख रहेगा, ऐसे आगे आँख नहीं रहता यहाँ पे, समझ। हाँ, एक इधर साइड और एक इधर साइड, तो उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। बीच में कहाँ रहता है, किस में नहीं, कुछ विपरीत दिशा में हो जाता है, समझा। कुछ देखेगा तो हल्का सा इधर रहेगा, हल्का सा, बेसी का नहीं, हल्का सा, समझा। क्योंकि मुंह आगे की तरफ रहता है, थोड़ा सा मतलब कि मुंह निकला रहता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा विपरीत हो जाता है, ठीक है। और गाय सबको तो बेसी विपरीत हो जाता है, ठीक है, भैंस का, ठीक है, उसका तो पूरे दोनों पट्टी हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि शिकार करने वाला जंतु दो नेत्र के सिर पर विपरीत स्थिति में होता है, तो इन दोष को क्या कहता है, नहीं इनका दृष्टि दोष कितना होगा, तो मानव नेत्र से इसका दृष्टि दोष क्या होता है, हमको ज़्यादा होता है, समझ। हाँ, अधिकतम होता है मानव नेत्र से, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं 180 डिग्री तक, यहाँ तक देख रहे हैं, और कहना एक बगलों में रहेगा इधर, तो बताओ ई वाला पूरा क्षेत्र देख लिया है कि नहीं देखा, और इधर का वाला भी पूरा क्षेत्र देख लिया, मतलब पीछे क्या हो रहा है सारा चीज देख रहा है, समझ ना, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र होगा वह क्या होगा, हमको अधिकतम होगा, बेसी दूर तक क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। लिखा हुआ सामान्य दृष्टि वक्ष के सुपर दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना, जैसे कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है तो आपको पता चलता होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे करके देख रहे हैं तो मतलब यहाँ देख रहे हैं तो हमको अच्छा से नहीं दिख रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दूर करते हैं तो हाँ दिख रहा है। तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए कि अच्छा से दिख पाते हैं, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, तो न्यूनतम दूरी पूछेगा तो कितना 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछेगा तो अनंत, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, समझ ना, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे हम देखो चंद्रमा क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से वो बहुत दूर है, लेकिन उसे लोग में दिल्ली है तो हम उसको नहीं देख पाते है कि नहीं। कारण है कि से उसके बगल में बहुत सारा क्या घर है, समझ ना, वही सब घर और हटल रहता है, क्या करते हैं हम वहाँ भी देख लेते हैं, और वहाँ से प्रकाश आता है तब भी क्या करते हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई तो हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो सीधा हमारे आँख तक आ रहा है, और यहाँ से हम दिल्ली देख रहे हैं तो बीच में बहुत सारा घर उर पड़ जा रहा है, और दिल्ली में ऐसा कोई लाइट नहीं लगा हुआ कि जो वहाँ से प्रकाश हमारे यहाँ तक आ जाए, तो इस कारण से भी क्या करते हैं हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, हमारे आँख के पास क्षमता है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछेगा तो अनंत होगा, ठीक है। आप अख्तियार पूरा देख सकते हैं, बात है वहाँ से प्रकाश आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है, तो एक नेत्र जैसे कि हमको एक के आँख रहेगा तो कितना देख सकते हैं, तो हम देखो देख रहे हैं 150 डिग्री के लघुसम में, समझ, ठीक है, 150 कैसे, तो ये पूरा हुआ 180, थोड़ा सा इसको कर दो तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो गया, ठीक है, 150 डिग्री, तो हम मतलब कि इतना देख सकते हैं, इतना इधर, ठीक है, 150 डिग्री, तो एक आँख से, ठीक है। उसके बाद देखो तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी नंबर आंसर। 27 में देखो एक नेत्र वाले व्यक्ति का संसार कैसा दिखता होगा, जरा एक गो नेत्र है उसको द्विविमीय दिखता है, समझ रहे हैं आप, द्विविमीय क्या आकृति होता है, जैसे कि ये आकृति द्विविमीय है, इसके पीछे क्या इसको पता नहीं, समझा। जिसको हम 3 साइड देख सकते हैं उसको त्रिविमीय कहते हैं, इसको हम 2 ही साइड देख सकते हैं, एक इसको मतलब कि वो लगता है एक ही साइड देख रहे हैं, लेकिन कुछ भाग इसके नीचे वाला देख रहे हैं, कुछ आगे वाला देख रहे हैं, इसका हम 2 भाग देख रहे हैं, तो द्विविमीय दिखता है, ठीक है, एक आंख वाले व्यक्ति को। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये नंबर आंसर। 28 का कहता है कि हमारे 2 आंख सिर पर स्थित है, तो हम वस्तु को कैसे देखेंगे, देखो हमारा आंख कहाँ पर स्थित है, 2 आंख सिर पर स्थित है, शख्स ना इस सिर पर स्थित है, ठीक है, ऊपर से स्थित है, तो हम किसको कैसे देखेंगे, तो एक ऊपर भी देखे, एक बगल भी देखे, इधर भी देखे, तो हम 3 तरफ देखें, शख्स ना, ठीक है, तो हम त्रिविमीय देख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। वैसे भी हमारे पास क्षमता भी है त्रिविमीय देखने का, ठीक है। तो हम 2 आंख सिर पर स्थित है तो हम वस्तु कैसे देखेंगे, तो त्रिविमीय देखेंगे, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा आपको 4 नंबर के, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर देख लेना द्विविमीय, हम तो दोनों देख सकते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय, तो लेकिन याद रखना वैसे त्रिविमीय देख सकते हैं, ठीक है। तो 28 तक हो गया हमारे पास। 29 का देखो कहता है कि रेटिना प्रकाश को प्रभावित करता है, रेटिना, तो देखो ये जो रेटिना इसके पास प्रकाश आया है, ठीक है, यहाँ से रोशनी आया और यहाँ तक प्रकाश आया, तो अब ये कहाँ ले जाएगा, तो ये ले जाएगा आपको मस्तिष्क तक, किसके अनुसार, प्रकाश स्नायु के अनुसार। तो इसमें लिखा हुआ रेटिना प्रकाश को प्रभावित करता है विद्युत ऊर्जा द्वारा, नहीं विद्युत सिग्नल के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत सिग्नल के द्वारा। लिखा हुआ आस्तिक प्रतिम मतलब उल्टा प्रतिम बनता है, लेकिन वो उल्टा प्रतिम जाता नहीं है, बल्कि उसको सीधा करके ले जाएगा, ठीक है, या दिमाग उसको सीधा करता है,
लेकिन जाता है किसके अनुसार, विद्युत सिग्नल के अनुसार, ठीक है। हाँ उल्टे रहेगा, ठीक है, लेकिन फंसाने के लिए इसमें दिया गया। खाली याद रखना कि विद्युत सिग्नल के द्वारा क्या करता है, वो दूसरा जगह जाता है। तो 29 का आ जाएगा आपको बी नंबर आंसर, कहे तो ख नंबर आंसर। 30 में देखो कहता है कि अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी को समायोजित करता है। तो लेंस की वह क्षमता जो क्या करता है, फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता रहता है, ना। तो फोकस दूरी क्या होता है, ध्यान समझो किसे, जैसे किसे ये कोई पतला कागज है, तो इसके अंदर तुम प्रकाश को भेजा तो वो सीधा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, नहीं, ठीक है। बहुत पतला प्रकाश है, बहुत पतला है, ठीक है, नहीं सीधा जाएगा, जाएगा सीधा। और इसको कुछ थोड़ा सा मोटा कर दो, अब ये प्रकाश को थोड़ा सा क्या कर देगा, इसको मोड़ देगा, और मोटा कर देगा तो और क्या करेगा, इसको मोड़ देगा, ठीक है। तो ये लेंस को जो पतला मोटा करने का कौन कार्य करता है, ये सिलियरी मांसपेशियां एपॉक्सिमवी पेशी। अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को बढ़ाता घटाता, समझ ना, ऐसे देखो। तो अभी यहाँ पे जो बहुत पतला था तो इसका फोकस दूरी क्या अनंत है, अनंत मतलब कि जहाँ पे ये मुड़ेगा इसका देखो यहीं पे मुड़ गया है कि नहीं, इसका यहाँ मुड़ेगा, ठीक है, हाँ मुड़ेगा। जैसे कि ये लेंस है, ठीक है, इधर से प्रकाश गया तो थोड़ा सा क्या करेगा, इसको मोड़ेगा, इधर से भी जाएगा तो क्या करेगा, ऐसे करके इसको मोड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ये पतला वाला नहीं है, तो मतलब बहुत दूर में जाकर मुड़ेगा, समझ ना। बहुत दूर में जाने का क्या मतलब हो गया, वह हो गया अनंत, ठीक है। और इसका देखो इसका बगले में मुड़ गया, ठीक है, इसका फोकस बगले में, तो जहाँ मुड़ेगा वहीं क्या हो जाएगा फोकस। तो इसका फोकस कौन निर्धारित करता है, ये सिलियरी मांसपेशियां। पतला कर देगा तो कतौन मुड़ेगा, थोड़ा सा मोटा कर देगा तो यहाँ के क्या करेगा, हमको मिल जाएगा, तो समझा, ठीक है। तो ये बात हम तुमको बता रहे हैं। तो किधर गया, तो अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी अपनी समायोजित करता है, तो वह क्या होगा, संयोजन क्षमता होगा, समझा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए नंबर। उसके 31 में देखो कहता है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उसको क्या कहता है। तो प्रकाश देखो एक पतली झिल्ली, मतलब कि यहाँ से प्रकाश गया 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 तो यहाँ प्रवेश किया, तो पहला हमने किस में प्रवेश किया, कॉर्निया में, है कि नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कॉर्निया, ठीक है। तो 31 का आ जाएगा आपको ख नंबर, के तो बी नंबर आंसर, ठीक है। उसका देखो 32 का कहता कि चूजे की दृष्टि पटल कौन सी कोशिका नहीं होती है, चूजा में। तो हाँ मतलब चूजा मतलब कि नहीं, जो अथी क्या कहते हैं उसको, चूहा होता है, ठीक है, चूहा, चूजे लिखा हुआ है, चूजे चूजे, हाँ हाँ, अच्छा बच्चे याद रखो, क्या चीज, बच्चा, हाँ कोई जगह। तो देखो तो चूजे की दृष्टि पटल कौन सी कोशिका नहीं होती, तो जो चूजा होगा मतलब कोई का बच्चा होगा, ठीक है। तुम्हारी बात को जो गलती सही हो, ठीक है, देख लेंगे बाद में, झेल लेंगे। तो जो चूजा है उसमें कौन सा जय दृष्टि पटल नहीं होता, वही लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान से, तो अभी हमारे आँख में यहाँ पे कोशिका है कि नहीं है। इस कोशिका का अभी हमें तुमने नाम बताया था, यहाँ पे जो कौन सा कोशिका होता है, प्रकाश स्नायु, है कि नहीं है, ये नहीं बताए थे रे। यहाँ पर जो कोशिका रहता है वह क्या करता है, प्रकाश स्नायु। लेकिन इसमें अलग अलग कोशिका है, एक होता है शंकु कोशिका, समझा, शंकु कोशिका, एक क्षर कोशिका, ठीक है। 3 प्रकार, तो 3 प्रकार कोशिका होता है। लेकिन जो चूजा होता है उसके पास शंकु कोशिका नहीं होता है, समझा, ठीक है, मतलब तभी विकसित नहीं हो पाता उतना, ठीक है, धीरे धीरे बाद में विकसित होता है। तो जो छोटका बच्चा सब होता है, समझा, छोटका बच्चा सब, तो उसके बाद शंकु कोशिका नहीं होता है। तो जब शंकु कोशिका नहीं होता तो शंकु कोशिका का कार्य क्या करता है, तो शंकु कोशिका का कार्य है कि वो अलग अलग रंग को क्या करना, उसको देखना, समझना। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, जैसे ये रंग उजला है और ये नीला है, नीले है, ठीक है, और उधर कुछ रंग है हल्दिया रंग का, है कि नहीं है। तो वह सब हम देख रहे हैं उसको, क्या है, क्योंकि हमारे आंख में शंकु कोशिका है, वही हमको पता कर रहा है कि कौन सा रंग, ठीक है, बात है। तो ये जो शंकु कोशिका है खास करके ये रंग पहचानने का क्या करता है, हमको कार्य करता है। तो जो चूजा है, इस चूजा में शंकु कोशिका नहीं होता है। अगर चूजा में शंकु कोशिका नहीं होता है तो इसका मतलब क्या, वो हमको जल्दी रंग को नहीं पहचानेंगे। तो इसीलिए हम देखते थे कि जो छोटका बच्चा सब रहता है वह उसको अलग अलग रंग के ले जाओ तो जल्दी उसको दिखेगा नहीं, उसको कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, समझा, ठीक सर, नहीं, ठीक है, वो ब्लैक एंड व्हाइट, जानता है कि ब्लैक एंड व्हाइट कैसे रहता है, पूरा ब्लैक और थोड़ा सा व्हाइट, समझना, ब्लैक व्हाइट दोनों मिला हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है। हाँ मैं छोटका बच्चा में ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। वो 32 का क्या आ जाएगा आपको, बी नंबर आंसर, ब्लैक एंड व्हाइट, के तो साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, इसका शंकु कोशिका आंसर होगा, ठीक है।
उसके बाद 33 में देखो, कहता है कि अभिनेत्र लेंस की वक्ता के परावर्तन के द्वारा होता है। ठीक है, तो भगाओ थी सबको, उधर से जाओ, पढ़े लाया रे, बैठो बैठो, हल्ला नहीं करेगी। तो देखो क्या लिखा हुआ, अभिनेत्र लेंस की वक्ता का में परिवर्तन क्या कहलाता है। ये जो नेत्र लेंस है, इसमें अभिनेत्र लेंस मतलब कि यही नेत्र लेंस, इसमें जो परिवर्तन करता है वो कौन करता है, वही सिलेरी मांसपेशियां या पक्षवादी पेशियां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आपको गौर नंबर आंसर के, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्षवादी पेशियां क्या करता है, ये परिवर्तन करता है। उसके बाद लिखा हुआ किसे 34 में, पेशियां के शीतलन होने पर भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितना होती है। तो याद रखना कि बढ़ जाती है, लेकिन कितना, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कितना होती है, तो लिखा हुआ फोकस दूरी लगभग होती है, तो याद रखना कि बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ता है, तो 2.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। ठीक है, रखना, हाँ 2.5 सेंटीमीटर। तो एक्स्ट्रा लग लिख लो, 34 का लिख लो, वहाँ पे लिख लो कि बढ़ जाता है। ठीक है, और आंसर 34 में देखना आती, देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। ठीक है, सिर्फ को बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ता है, तो ब्लैक में लिख दो 2.5 सेंटीमीटर। तो 34 का आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर में क्या चीज, 35 नंबर में कहता है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइवर लाइसेंस को निम्न में से किन व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो मोटर लाइसेंस जो गाड़ी चलाता है, मोटर लाइसेंस मतलब कि जो गाड़ी चलाता है कि ना, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, जो मोटर से चलता है, स्कॉर्पियो जितने ट्रैक्टर सब मोटर से चलता है। ठीक है, मशीन। ठीक है, तो लाइसेंस किस व्यक्ति को दिया जाएगा, लिखा हुआ जो वर्णाध है। वर्णाध मतलब क्या हो गया, जिसको नहीं दिखता है, समझना। ठीक है, हाँ, और लिखा हुआ जो वर्णाध नहीं है, तो उसको क्या करेगा, देगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 35 का बी नंबर आंसर। ठीक है, जो वर्णाध नहीं है उसको देगा। इसका देखो, कहता है कि जब नजदीक की वस्तु देखा जाए तो अभिनेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो याद रखना है किसे, तो याद रखना 36 का लेंस का क्या हो जाता है, हमको पतला हो जाता है। ठीक है, तो 36 का हो गया आपको सी नंबर आंसर। उसका देखो 37 का, कहता है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो जो विद्युत सिग्नल है वो किसके द्वारा, प्रकाश स्नायु के द्वारा। इसमें लिखा हुआ दृक तंत्रिका द्वारा, वही जो प्रकाश स्नायु को कहते हैं दृक तंत्रिका, मतलब अलग अलग नाम है तो लिख लेना। ठीक है, अदृक तंत्रिका द्वारा। ठीक है, 38 में देखो, रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, अभी नेत्र लेंस के द्वारा। समझना, ये नेत्र अगर अवतल लेंस लगा देता तो सीधा प्रतिबिंब बनता, समझा। ये लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस में क्या करता है, हमको उल्टा प्रतिबिंब बनता। ठीक है, हाँ कौन रेटिना, हाँ नहीं पहुंचता, पता प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम रहता तो अवतल लगा देता, अवतल से अगर सिस्टम हो जाता इधर तो तब क्या करता, हमको जो प्रतिबिंब बनता वो क्या बनता है, वो सीधा। ये उत्तल लेंस के चलते क्या करता है, यहाँ पे हमको उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अभिनेत्र लेंस के कारण ही क्या करता है, हमको उल्टा। तो 38 का हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर। ठीक है, उसका देखो 39 का, कहता निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग हो। समझना, रंगीन मतलब कि जो आँख में कलर बनाता है वह कौन है, आइरिस। समझना, तो आइरिस आपके आँख में जो नीला हरा पीला सब का अलग अलग आँख होता है, तो वह किसके द्वारा होता है, वह हमको आइरिस के द्वारा होता है, केतु परितारिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो 39 का हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर। क्या चीज, सी। ये जो आइरिस है यही क्या करता है, इसी का जो है इसका रंग ही क्या करता है, आपको आँख का अलग अलग रंग का होता है। ठीक है, उसका देखो 40 नंबर का, कहता है कि एक शख्स आँख की स्पष्ट की अधिकतम दूरी कितने होता है, स्पष्ट देख सकता है तो अनंत तक देख सकता है कि नहीं है। ठीक है, तो 40 का आपको लिखो डी नंबर आंसर। ठीक है, 40 का डी नंबर आंसर। उसके देखो 41 नंबर का, कहता कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित के विभिन्न दूरियों पर रखी गई तो फोकस दूरी कर सकता है, तो ऐसा पाना कारण किसका है, तो जरा दृष्टि दोष के कारण। समझा, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या करेगा, समायोजित करेगा, ठीक करेगा, तो विभिन्न दूरी पर फोकस करेगा, तो ऐसा किसमें होगा, तो जरा दृष्टि दोष में क्या करता होता है। ठीक है, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में ना ही दूर का अच्छा दिखता है, नहीं नजदीक का, तो नेत्र क्या करता है, उसको ठीक ठीक करते रहता है हर समय, कि दूर का देख रहा है कि लोग का देख रहा है, दूर का देख रहा है कि लोग का देख रहा है, मतलब उसको ठीक करते रहता है। ठीक है, तो वह होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, 42 का देखो, कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता है। समझना, तो बताओ निकट का वस्तु साफ साफ नहीं देखेगा, समझना, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे हम दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में पढ़ाए थे कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। समझना, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपको
ए नंबर आंसर 42 के ए नंबर आंसर। उसके बाद लिखा हुआ 43 में कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष काय होता है, यानी कि दूर की वस्तु हमको काय नहीं दिखता है, ठीक है। तो याद रखना कि अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी की अधिवक्ता अभी नेत्र लेंस की क्या करता है, हमको वक्ता बढ़ जाता है। ऐसा हम लिखाए थे कि कारण क्या चीज़ है, वहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो 43 का हो जाएगा ए नंबर आंसर, के तो कौन नंबर आंसर, ठीक। 44 में देखो कहता कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोकल लेंस द्वारा संयोजित किया जाता है। ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों हम लगाते हैं, समझ ना। तो याद रखना कि जरा दृष्टि दोष में क्या करता है, द्विफोकल लेंस लगाते हैं। तो हम लिखाए थे वहाँ पे कि जो जरा दृष्टि दोष है उसको किस तरीका से निवारण किए तो ठीक किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और बिंदुकता मतलब बेलनाकार लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, द्विफोकल लेंस लगाते हैं, तो कहे तो जरा दृष्टि दोष का, ठीक है, समझा। तो 44 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखो 45 का अभिनुक्ता नेत्र दृष्टि दोष वाले चश्मे किस तरीका का लेंस का दोष से निवारण होता है। अभिनुक्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है। तो याद रखना कि बेलनाकार, किसका, बेलनाकार लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूसरे दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो 46 का कहता है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखा वस्तु का आसानी देख सकता है। जैसे कि ये 25 सेंटीमीटर है और अनंत में बहुत दूर है, तो ऐसा कौन दोष है कि जिसको तुम आसानी देख सकता है, यानी कितना दूर पर और दूर में रहेगा, तो ये कोनो दोष नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम दृष्टिपरास कहते हैं, सच ना, हाँ दृष्टिपरास। तो दृष्टिपरास हम लिखा देंगे बाद में, यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास दृष्टिपरास किसको कहते हैं, ठीक है, सच ना। अभी लिखेगा बाद में लिख लेना, ठीक है, हम बता देंगे, हाँ चलिए वो याद मार देना। तो 46 का लिख लो उसको, दृष्टि परिसर किसको कहते हैं। तो 46 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं। उसका देखो 47 का, पहले 47 को देख लो। कहता है कि निकट अति किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में संयोजित करते हैं, समझ ना। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं ठीक करने के लिए, समझ ना, उत्तल लेंस। तो 47 का हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर, अति ख नंबर आंसर, समझ ना। ख के तो बी नंबर आंसर, ठीक है। तो उत्तल लेंस का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। उसके 48 में क्या लिखा हुआ कि दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष है तो वह क्या कर सकता है, दूर की वस्तु साफ साफ हम देख सकते हैं। और निकट लिखेगा तो निकट में कर सकते हैं हम साफ साफ। तो निकट दृष्टि दोष उसी को कहते हैं कि निकट को वस्तु साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं। दूरदृष्टि दोष कहेगा तो दूर के साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट का नहीं, ठीक है। इस बात को क्या करना आपको याद रखना। 49 का देखो, कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र के क्रिस्टलीय धुंधिया और क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, यानी कि हाँ ये जो आगे वाला भाग है ये दूधिया और धुंधला हो जाएगा। ऐसा आपको इस स्थिति को क्या कहते हैं, मतलब ऐसा अगर उसको हो गया तो बीमारी, इसको क्या कहेंगे हम, तो मोतियाबिंद कहेंगे। क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहेंगे। हाँ चिकित्सा द्वारा ठीक किया जाता है, हम लिखाए थे उसमें, ठीक है। हाँ उसका देखो 49 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। उसका देखो 50 का, कहता कि जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, तो याद रखना कि जो सिलेरी मांसपेशियां हैं ये धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, समझ ना। तो 50 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। इसमें पक्षमयी पेशियां लिखा हुआ है, सिलेरी मांसपेशियां धीरे धीरे क्या कहता है, खराब हो जाता है, यानी सबल हो जाती है, ठीक है। तो 50 का हो जाएगा बी नंबर आंसर, समझा। और उसका 51 में देखो क्या लिखा हुआ कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब कि दूर दृष्टि होगा तो क्या होगा, तो याद रखना कि लेंस की फोकस दूरी क्या करता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है क्या करता है, हमको दूर दृष्टि दोष हो जाता है। 51 का हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर, ठीक है। दूर दृष्टि दोष क्यों हुआ, तो जो नेत्र लेंस इसकी फोकस दूरी क्या करेगा, हमको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। 51 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। उसके बाद 52 में देखो क्या लिखा हुआ कि अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। तभी नेत्र लेंस, पीछे भी सवाल था, नेक्स्ट ना, यानी लेंस की फोकस दूरी को कौन परिवर्तन करता है, यही सिलेरी मांसपेशियां क्या करता है, पतला मोटा करेगा तो उससे क्या करता है, फोकस दूरी है कि नहीं है। तो 42 का आ जाएगा आपको सी नंबर आंसर, पक्षमयी द्वारा, ठीक है। 52 का किसका, 52 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 का देखो, कहता कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 54 देखो, 54 का देखो, कहता है नेत्र दान कराने वाले व्यक्ति का आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जैसे हमको नेत्र दान कराना है तो किसी को हमको नेत्र आंख देना है
तो हमारी सीमा कितनी कितनी उम्र होना चाहिए, तो कोई लिमिट इसका नहीं है, समझ। कभी भी नेत्र दान कर सकता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत बच्चा जन्म लिया उसका नेत्र दान कर लेगा, तभी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ ना, समझा। तो इसका हो सकता है अभी जिस हिसाब से ऑप्शन दिया उस हिसाब से क्या होगा इसका सभी। 10 साल का होगा तो ये इसका सही हो जाएगा, 25 साल का होगा तो ये नेत्रदान हो जाएगा सर। तो नेत्रदान में कौन सा भाग काटता है, अभी हम बताएंगे, देखा हम बता दिए हैं। हाँ नहीं, अभी साल का बता रहे हैं कि क्या साल का है, ठीक है, उसके हिसाब से सब हो जाएगा, ठीक है। बीमारी तुम्हारे भी नहीं देखना, इसमें साल देखो, ठीक है। अभी तुम 10 साल का, 20 साल का, 25, 60 साल का, तो हिसाब से ऑप्शन मानेगा सभी ना होगा, ठीक है। तो नेत्रदान जो करता है वो कौन करता है, ये वाला नेत्र के आगे वाला भाग, ये कॉर्निया वाला भाग। पूछता है परीक्षा में कि नेत्रदान कौन सा भाग आँख के कौन सा भाग करते हैं, तो याद इसका कि कॉर्निया वाला भाग क्या करते हैं, हम नेत्रदान करते हैं, ठीक है। तो 54 का क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर है सर। उसका 55 में मृत्यु के पश्चात, यानी मेरा मृत्यु हो गया, ठीक है, और कितने घंटे के बाद, हाँ, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो 4 से 6 घंटा, कितना, 4 से 6 घंटा। 4 से 6 घंटा के अंदर आँख निकाल लेगा तो क्या करेगा, वो नेत्रदान कर सकता है, ठीक है। उसका देखो 55 में, अति 56 में, 56 में देखो, 55 का बी नंबर है सर। 56 में देखो कहता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप देखो आया है, ठीक है। तो जिसको संक्रमण से पीड़ित है वो नेत्रदान नहीं कर सकता, अति जो संक्रमण से पीड़ित है ये नेत्रदान कर सकता है। संक्रमण पीड़ित करने का क्या मतलब हो गया, ठीक है। संक्रमण एक रोग होता है, जो एक बीमारी दूसरा बीमारी क्या करता है, हमको चले जाता है। जैसे हमको कोई बीमारी है, हमारा जो बेटा होगा ओकरो क्या होगा, वो बीमारी हो जाएगा, ठीक है। ये संक्रमण बीमारी होता है, ठीक है, ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो लेकिन ये व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात लिखा हुआ मधुमेह का रोगी, जो मधुमेह चीनी की बीमारी वाला, तो वह किसी को नेत्रदान नहीं कर सकता है। दम्मा वाला भी कर सकता है, किसी को नेत्रदान नहीं कर सकता। तो ख और ग क्या हो जाएगा आपको दोनों के, तो डी नंबर में लिखा हुआ ख और ग दोनों, तो डी नंबर इसको लिख लो, 56 के डी नंबर से, ठीक है। देखो 58 में देखो कहता कि विकासशील देश में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, समझना। जो विकासशील देश है, विकासशील समझता है, हाँ करने वाला है, जैसे भारत विकासशील देश है, इसमें कितना व्यक्ति जिसकी आँख जिसको अच्छा नहीं दिखता, मतलब पूरा तरीके से खराब है, तो 3.5 करोड़ व्यक्ति है ये जो कि क्या करता है, वो उसको दृष्टि विहीन है, मतलब उसको अच्छा से नहीं दिखता, ठीक है। 3.5 करोड़, ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। उसका लिखा हुआ है कि 63 में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, मतलब किससे कम, ठीक ना। तो हम बताए थे कि हाँ सबसे विचलन मतलब सबसे कम कौन मिलता है, तो ऊपर में सबसे लाल रहता है कि नहीं, और जो सबसे नीचे मुड़ता हुआ क्या बैगनी, ठीक है, और बीच में हरा रहता है, ठीक है। ये इसने बताया, हमने नहीं बताया, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो तो 63 का हो जाएगा सबसे कम कौन मुड़ता है, तो ए नंबर लाल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर के तो कौन नंबर आंसर हो जाएगा, हाँ परिकिरण बहुत कम होता है। देखो उसके बाद 64 में होगा रहे, कहता है कि कौन सा रंग है जो खतरे के सिग्नल का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का क्या करता है, ये सभी लोग जानता है कि उपयोग करता है लाल रंग का, ठीक है। सभी यानी बच्चा नहीं जानता है, ठीक है। हम लिखाए थे कि खतरे के सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, समझ में। उसके बाद देखो 65 में लिखा हुआ किसे, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उसको क्या कहते हैं, बैगनी रंग कहते हैं, है कि नहीं। नीचे में सबसे बैगनी रंग है, सबसे बेसी विचलन हुआ, ठीक है। तो 65 का हो जाएगा आपको गौ नंबर आंसर, ठीक है। 66 का देखो कहता है कि प्रिज्म से होकर सूर्य के प्रकाश गुजरने पर 7 रंग का विक्षेपण हो जाता है, तो इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है कि नहीं। तो इसमें लिखा हुआ कि बैगनी रंग का सबसे कम होता है, गलती लिखा, हरा रंग के कम होता है, आसमानी रंग का कम होता है, सभी रंग का अथी क्या लिखा हुआ, सभी रंग से लाल रंग का क्या होता है, सभी रंग से कम होता है विचलन, है कि नहीं है। इसमें जो श्वेत प्रकाश है कि नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन, तो सब रंग से क्या हो जाएगा हमको कम, तो ये सब रंग से क्या है सबसे कम ही क्या किया हमने इसमें मुड़ा हुआ, ठीक है। तो सभी रंग से क्या हो जाएगा हमको कम किया, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ डी। उसके बाद देखो 67 में देखो कहता है प्रिज्म के सूर्य के प्रकाश के पर्दे पर 7 रंग में प्राप्त करते हैं, इसको क्या कहते हैं शख्स में। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मौजूद रहता है, इसीलिए क्या करते हैं हम प्रिज्म से क्या करते हैं उसको हम 7 रंग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से जो सूर्य के प्रकाश आएगा वो हम बता देंगे बाद में क्या सब, तुम उधर नहीं जाओ नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये श्वेत प्रकाश है,
तो ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। तो इधर से जो प्रकाश आया है वो हम प्रिज्म के साथ क्या करते हैं, उसको 7 रंग में विभक्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में हमको 7 रंग रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मौजूद है, इसीलिए क्या करता है हमको हो जाता है। 67 का हो जाएगा गौण नंबर आंसर, सी नंबर आंसर, ठीक है। उसका 68 देखो, कहता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी की बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं। तो याद रखना कि 2 परावर्तन होंगे, ठीक है। हम पानी की बूंद जैसे करके पढ़ा रहे थे, समझ ना, इधर से प्रकाश आया, ठीक है। तो एक बार यहाँ परावर्तन हुआ, एक बार निकलेगा तब भी क्या हो जाएगा हमको अपवर्तन। अपवर्तन लिखा होगा, परावर्तन नहीं लिखा होगा, परावर्तन नहीं लिखा हुआ। तो एक बार चलो यहाँ हुआ, एक बार कहाँ होगा यहाँ, तो यानी कि 2 बार परावर्तन होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 68 का बी नंबर आंसर, ठीक है। उसके बाद 69 का देखो, जब पानी की बूंदे भीतर की एक पूर्ण परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष कैसा बनता है। तो याद रखना कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। तो 70 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 71 का सी नंबर आंसर, ठीक है। और कम पूछेगा तो लाल रंग का, ठीक है। तो 72 में लिखा हुआ कांच के आवर्तन किस वर्ण के न्यूनतम होता है। तो के तो बी नंबर, के तो लाल रंग का, ठीक है। उसका 73 में लिखा हुआ किसे, एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, ऐसे करके गुजारो। इसके बाद ये 7 रंग में क्या करता है, विभक्त हो जाता है। इसी प्रिज्म को उल्टा दो, क्या कर दो, ऐसे करके फिर उल्टा दो, मतलब ये ऐसी है तो इसका आधार ऐसे कर दो। तो इधर से 7 रंग में बटा था, समझा, लेकिन फिर ये 7 रंग आएगा तो फिर इधर से एक ही रंग निकलता है, समझा, ठीक है। याद रखना किसे, इधर से एक रंग दिए हम, एक रंग के तो श्वेत प्रकाश दिया। अब ये प्रिज्म क्या किया, इसको बांट दिया। अब इधर आगे में प्रिज्म और लगा दिया। तो अब ये जो प्रिज्म लगा दिया, ये 7 रंग को क्या करेगा, फिर एक जगह कर देगा, फिर इधर से एक ही रंग निकालेंगे, ठीक है। हाँ, फिर ऐसे होते जाएगा, ठीक है। तो एक प्रिज्म जब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग में व्यक्त करता है, तो इसी प्रिज्म को उल्टा दो और फिर इसको लगा दो, तो ये 7 रंग उजलेगा, तो ये कैसा प्राप्त होगा। तो ये पूछा कि कैसा रंग प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें श्वेत होना चाहिए लेकिन लाल रंग दिया हुआ, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, ठीक है, सच ना। तो इसका लिख लो 73 का बी ना आती, 73 का बी नंबर लिख लो, अभी लाल रंग लिख लो, ठीक है, लेकिन श्वेत रंग प्राप्त होगा। हाँ, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो 74 का देखो, ठीक है, कहता है कि श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है, श्वेत प्रकाश मतलब जो सूर्य का प्रकाश है, तो कहता है कि वह उस वस्तु के लाल रंग का परावर्तित करती है। मतलब कि परावर्तित मतलब कि लाल रंग क्या क्या निकाला, जैसे कभी लाल रंग दिखता है तो सूर्य का प्रकाश उधर से आया, इस पर पड़ा और इधर से लाल रंग निकाला, तो तुम्हारे आँख पर लाल रंग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये लाल रंग का कोई चीज़ है, समझा, ठीक है। तो जो रंग परावर्तित करेगा वही क्या करेगा, तुमको दिखाई देगा। और बाकी सबको क्या करता है, जो 6 रंग बचा हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश में बाकी 7 रंग है, तो 7 रंग में से लाल रंग क्या करता है, बाहर निकाल देता है, और सब 6 रंग क्या किया, ये टी-शर्ट ने रख लिया, तो जो निकाला वही तुमको क्या कर रहा, दिख रहा, ठीक है। तो कहता कि कौन सा वर्ण है परावर्तित हुआ, तो लाल रंग हुआ, ठीक है, क्योंकि लाल रंग ही क्या किया, परावर्तित हुआ था। तो 74 का हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि 75 में नीले वर्ण के प्रकाश हरे रंग के प्रतिदीप करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा। नीले वर्ण का, नीले रंग का प्रकाश है और हरा रंग के देखेगा, तो ये कैसा दिखेगा, ये हमको अभी पता नहीं क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। नीला, इसको छोड़ दो, आगे देखो 76 नंबर में देखो, कहता कि पैर की पत्तियां हरे रंग की दिखाई पड़ती है, क्यों, क्योंकि वे हरे वर्ण में पाया जाता है, समझे, ठीक है। पैर की पत्तियां जो है वो हरा रंग की दिखाई पड़ता है, तो कारण दो है, क्या चीज, इधर से जो सूर्य के प्रकाश है वो सब रंग को रख लिया, हरा रंग को क्या किया, परावर्तित कर दिया, समझना, तो इसलिए क्या कहता है, हमको हरा दिखाई पड़ता है। तो इसमें हो जाएगा कि से वस्तु कैसा दिखाई देगा, तो किधर गया, हरे वर्ण के कारण ही क्या कहता है, हमको हरा दिखाई पड़ता है, ठीक है, हरे रंग के कारण। तो 76 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। उसका देखो 77 का, तो कहता है कि लाल गुलाब को हरे रंग, अथी किधर गया, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में रखा जाए तो वह कैसा दिखेगा, सच नहीं, लाल गुलाब है, ठीक है, गुलाब कैसे बनता है, अच्छा ऐसे बना दो फूल, ठीक है, ये फूल गुलाब है, ये लाल रंग का है, तो जहाँ पूरा हरा है, पूरा हरा मतलब रोशनी हरा होना चाहिए, हल्का बल्ब, तो उसमें इसको रख देगा तो कैसा दिखाई देगा, तो याद रखना कि काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। हाँ, कि 77 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। 78 में लिखा हुआ कि प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन कौन है, प्राथमिक वर्ण मतलब क्या चाहिए, रंग, तो ये भी हमने तुमको नहीं पढ़ाया था, नहीं, प्राथमिक वर्ण 3 ही तो रहता है, ठीक है। तो प्राथमिक रंग लिख लो, लाल, हरा और नीला होता है, समझा, क्या चीज, लाल होता है, हरा होता है और क्या होता है, नीला, ठीक है। तो ये सब प्राथमिक रंग है, समझना, तो वही इसमें बताना कि कौन सा प्राथमिक रंग है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ कि से लाल, नीला, हरा, ठीक है,
तो लाल हरा नीला सब है, तो डी नंबर आंसर लिख लो, इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, लाल हरा और नीला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर किसका, 78 का। उसका 79 का देख लो, कहता है कि 3 प्राथमिक उचित अंक को अनुपात में मिलाएंगे, 3 प्राथमिक वर्ण को, यानी कि तीनों को मिला दो, लाल हरा नीला को। ठीक है, तो इसमें से प्राथमिक वर्ण के घटाने पर प्राप्त होता है, तो कौन सा रंग बना प्राप्त होगा, तो जो मिलाने के बाद होगा तो वह होगा मिश्रण रंग प्राप्त, मतलब कि से इसका कोई रंग नहीं रहेगा, मतलब कि सब रंग से मिला होगा। ठीक है, मिश्रण रंग। ठीक है, मिश्रण वर्ण होगा, वही किताब भाषा में वर्ण हुआ रंग को। तो 79 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका लिखा हुआ नीला हरा प्रकाश मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है, नीला हरा। ठीक है, तो हम तुमको एक ही बार बता देते हैं कि कौन सा बनेगा तो कौन सा होगा। ठीक है, ध्यान से, ये हमारे पास है एक याद करने का ट्रिक है, क्या चीज़, ऊपर में लाल रंग है। ठीक है, उसके बाद ये नीला रंग है, समझे, और ये हरा रंग है, समझे ना। हाँ, मतलब कि सबका हम बता देते हैं एक बार। तो अगर लाल को और नीला को मिलाएगा तो ये रंग बनेगा मैजेंटा, समझ रहे, मैजेंटा। अब हमको पता नहीं कौन सा कलर है। ठीक है, मैजेंटा, मैजेंटा ये हमने नहीं रखा। ठीक है, किसमें इसमें है। ठीक है, तो समझ, लाल और नीला मिलाएगा तो क्या बनेगा, मैजेंटा। उसके बाद हरा नीला मिलाएगा तो ये बनेगा नीला। ठीक है, लेकिन ये नीला होगा पीकॉक की तरह। पीकॉक मतलब क्या होता है, कबूतर, मोर। अच्छा, मोर। ठीक है, पीकॉक मतलब मोर। ठीक है, तो हरा नहीं, इधर समझो, लाल और नीला मिलाएगा तो क्या बनेगा, मैजेंटा। हरा और नीला मिलेगा तो बनेगा नीला पीकॉक। ऐसे अगर लाल को हरा को मिलाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा पीला, समझ रहे, क्या बनेगा, पीला। ठीक है, हाँ, वही लाल हरा बहुत बड़ा हरा लाल। ठीक है, तो क्या बनेगा, पीला। हाँ, ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, नीला और हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो नीला और हरा मिलाएगा तो क्या बनाएगा, नीला पीकॉक बनाएगा। तो क्या लिखा हुआ, सियान लिखा हुआ, तो इसका दूसरा नाम लिख लो सियान। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार और थोड़ा सा देख लो, लाल को और नीला को मिलाएगा, लाल को और नीला को, समझ रहे, तो ये बनेगा सफ़ेद, लाल को नीला को, हाँ श्वेत। और पीला सफ़ेद को भी मिलाएगा मैजेंटा को, तब भी क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा। ठीक है, नहीं श्वेत बन जाता है। ठीक है, नहीं सफ़ेद बनता है, सफ़ेद, समझा। ठीक है, पीला और मैजेंटा मिलाएगा तो क्या बनेगा हमको, सफ़ेद। ठीक है, आप क्या बोलता हमको पता नहीं। ठीक है, तो पीला और मैजेंटा मिलाएगा तो क्या बनेगा, सफ़ेद। लाल और नीला मिलाएगा तभी भी क्या बनेगा, सफ़ेद, रख ना। ठीक है, पीला यानी सबको मिलाएगा तो क्या बनेगा, इधर में सब सफ़ेद ही बनेगा। ठीक है, इस बात को कहीं भी क्या करो, अलग से लिख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास नीला और हरा मिलाएगा तो क्या बनेगा, सियान बनाएगा। ठीक है, सियान। ठीक है, सियान 100 या कौन सियान। तो 80 का हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर, के तो डी नंबर बी नंबर आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास मानव नैतिक का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया। ठीक है, इसका कुछ जो सब्जेक्टिव है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक बार अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद हमने इसमें कुछ भी जो है कुछ चीज़ नहीं लिखाया है, तो ये तो आपको समझ में नहीं आएगा इसमें क्या लिखा है यहाँ, तो इसको हम अच्छा से PDF बना क्या करेंगे, आपको हम दे देंगे एक बार। ठीक है, इसको आपको एक बार देख लीजिए। ठीक है, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। तो ये जो था अच्छी ऑब्जेक्टिव, ये बहुत अच्छा था, है कि नहीं। और इसमें आपको नहीं लगता है कि मानव में से कुछ ऑब्जेक्टिव छूट सकता है, छूट जाए अलग की बात, लेकिन हमारे ख्याल से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये था मानव नैतिक का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने खत्म किया। एक बार इसका ऑब्जेक्टिव और होगा। ठीक है, जो सवाल पूछा गया, जो सिर्फ पूछा गया सवाल, उसी को हम क्या करेंगे, देखेंगे, और बाकी कोई सवाल को हमने देखेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार। हाँ, पीकॉक।